आज मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मैंने हमेशा हमारे देश के जवानों की आवाज उठाई, चाहे वो सेना, पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस फोर्स का कोई भी जवान हो। उस जवान को कुछ हमारे ही अधिकारी, जिनकी मानसिकता आज भी ब्रिटिश वाली है, और वो आज भी जवानों को अपना गुलाम समझकर वो घरेलू काम करवाना, उनको परेशान करना, प्रताड़ित करना, इस सब की आवाज उठाने पर मेरा वो चैनल बंद हुआ। और मेरे ऊपर ये जो एफआईआर हुई है जयपुर में या दिल्ली में, बार बार बुलाया जा रहा है, मेरे को कोर्ट भी जाना पड़ रहा है, तो क्या ये लड़ाई मेरे अकेले की है? अगर आज ये लड़ाई उन लोगों ने मेरे को दबा दिया तो समझ लेना ये लाखों जवानों की आवाज दब गई। आपको बहुत से लोग मुझे भी सलाह देते हैं कि आपको क्या लेना, आप तो आ गए, पेंशन मिल ही रही है, मजे करो। और बहुत से लोगों का यही है। हमारे भी अधिकारी पुलिस में भी हैं, कोई वकील भी है, कोई न्यायालय में भी बैठे हैं, हमारे भी जानकार भी हैं, रिलेटिव भी हैं, मित्र भी है। वो भी यही कहते हैं, यार क्यों सिस्टम से पंगा ले रहे हो, सरकार से लड़ना आसान नहीं है। तो मैं एक ही चीज बोलता हूं, जिस तरह जंगल तभी तक सुरक्षित होता है जब तक जंगल में शेर हो। और भारत सरकार, हमारे सीजीआई साहब जो चीफ जस्टिस है कल गए थे कि यहाँ शेरों को संरक्षण दो, क्योंकि शेर है तो जंगल में शिकारी आकर ऐसे शिकार नहीं कर सकता, जंगल को बर्बाद नहीं कर सकता जब तक शेरों को डर है। उसी तरह लोकतंत्र के अंदर अगर हमारे जैसे शेर अगर बोलेंगे नहीं और वो डर कर चुप हो गए ना, जिस दिन बोलने वाले खत्म हो गए कि क्यों पंगा लेना है, चुप बैठे रहो, तो फिर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसलिए इस लोकतंत्र को बचाने के लिए और आगे आने वाली पीढ़ी में सेना में जवान में कौन जाता है, सिपाही में कौन जाता है, चाहे सेना, पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस फोर्स में, सिपाही में आपके और हमारे ही बच्चे जाएंगे। जवान जैसियों के, सिपाहियों के बच्चे सिपाही में जाएंगे, या आम आदमी का, किसान का, गरीब मजदूर का बच्चा उसमें जाएगा। और कल उस बच्चे के साथ वो सपने लेकर जाएगा वर्दी का, और उसको बोलेंगे ले डोलू पकड़, साहब का दूध ला, साहब के बूट पॉलिश कर, साहब का कुत्ता घुमा। वो वर्दी का सपना लेकर हम भी गए, हमारे साथ ये चीजें हुई, इसलिए आज हम लड़ रहे हैं। और हम वापिस आ गए इसलिए लड़ रहे हैं कि कल मेरा बेटा पोता इसमें जाएगा। अगर आपको लगता है कि लड़ाई रविंद्र फौजी की अकेली की नहीं है, रविंद्र फौजी का अगर वो चैनल खुलता है और ये लड़ाई एक बार फिर मजबूती से लड़ी जाती है तो जीत सभी जवानों की होगी। इसलिए आगे आज मैंने 15 मिनट का वीडियो बना लिया है, कल जो मैं दिल्ली गया था क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन इस लड़ाई में रविंद्र फौजी फिर कहते हैं कि एक सामान्य आदमी हारता है तो बजट की वजह से, क्योंकि मैं कोई टाटा बिरला नहीं हूं जो इतने दिन से सिस्टम को ठीक करने के लिए लड़ रहा हूं। 2015 में पेंशन आने के बाद इसी लड़ाई में लड़ रहा हूं। मैं भी सिपाही हूं, लेकिन मैंने वो किया है जिससे अंग्रेजी मानसिकता की जड़ें हिली है। बहुत से लोग बोलते हैं कुछ नहीं है, कोई नहीं जुड़ा, क्या होता है, नहीं होता कुछ तो फिर मेरा चैनल बैन कराने की जरूरत क्या पड़ती, मेरे को डराने धमकाने की जरूरत क्या पड़ती। इसलिए कह रहा हूं कि सिस्टम से मैं लड़ दूंगा। आज सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि लड़ाई जारी रहे तो भैया आर्थिक सहयोग करो। ये मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, ये मेरा बार कोड। अब बहुत से लोग, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि आज से 4 साल पहले 2021 में एक एफआईआर मेरे ऊपर एसएसबी की तरफ से की गई थी, जिसमें मैंने उनके एक जवान का वीडियो अपने चैनल पर डाला था। उसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस के एक एसआई और एक कांस्टेबल मेरे घर पर 41A का नोटिस देकर गए थे, और कल संडे को मेरे को बुलाया था। तो मैं वहां गया। हालांकि मैंने आपको लाइव में बता दिया था कि भाई कितने बजे मैं वहां से फ्री हुआ। और मैं वहां से आने के बाद में रास्ते में ट्रैफिक की वजह से रात को तकरीबन 12-1 बजे घर पहुंचा हूं। सुबह से मैं निकला था बिना कुछ खाए पिए ही, जल्दी, क्योंकि लंबी दूरी है, ट्रैफिक रहता ही है, और रात को घर पहुंचा मैं। तो इससे तो एक तो क्या है कि मेरा पूरा दिन
समय उसमें लगा, बहुत से साथियों ने कॉल भी किया होगा, आते समय मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था। तो सबको अपडेट देना कि अब क्या हुआ, कैसे हुआ, सबको फ़ोन करके बहुत से लोगों ने पूछा कि सर वहाँ क्या हुआ, आगे क्या होगा। तो उन्होंने मेरे को पूछताछ के लिए बुलाया था और जो केस था उस सिलसिले में कुछ सवाल जवाब उन्होंने किए, जिनके जवाब मैंने उनको दे दिया है। उसके बाद उन्होंने वो फाइल डीसीपी ऑफिस भेज दी और वहां से अब उन्होंने मेरे को मतलब पाबंद करके छोड़ दिया है और भविष्य के लिए कि भाई आपको जब भी कोर्ट में बुलाया जाएगा आपको आना पड़ेगा। तो मैंने सेंड कर दिया कि ठीक है, जब आप बुलाओगे आएंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। वहां जो जो सवाल जवाब हुए हैं वही मैंने बता दिया आपको कि भाई वो वीडियो क्यों डाला। तो भाई आप फोर्स की मतलब बदनामी कर रहे हो। तो मैंने स्पष्ट बता दिया कि मैंने आज तक कभी भी सेना या पैरामिलिट्री की किसी भी फोर्स को ना ही तो गलत कहा है और ना ही किसी की बदनामी की है। मेरा सीधा सीधा और साफ जो सवाल जवाब होते हैं उन अधिकारियों के खिलाफ मैं बोलता हूं जो जवान को अपना घरेलू वर्क करवाते हैं। घरेलू वर्क में चाहे वो अपना कुत्ता घुमाना हो, चाहे वो बूट पॉलिश हो, या अपने बीवी बच्चों के कपड़े धुलाना, साफ सफाई, सब चीजें आ जाती है। आप सबको पता है कि एक जवान से क्या क्या काम कराया जाता है। और वही एसएसबी के जवान का वो वीडियो मेरे पास आया था उस समय, जिसने जो चीजें बताई थी ऐसे कैसे मैंने उस वीडियो को डाल दिया था। तो उसी सिलसिले में उन्होंने जो भी मेरे साथ पूछताछ की मैंने बता दिया। हालांकि ये सारा सिस्टम, चाहे वो दिल्ली की एफआईआर हो, चाहे जयपुर की एफआईआर हो, या मेरा चैनल बंद करना हो, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जवानों की आवाज को दबाया जा रहा है कि किसी भी प्रकार जो जवान धीरे धीरे अपने हक के लिए बोलना शुरू हुआ है। जिस जवान को सिर्फ इतना ही बोला जाता था कि तेरी औकात क्या है, चुप कर, अपनी ड्यूटी कर, तेरा फौज में कोई काम नहीं है। लेकिन उसका काम जब भी होता है जब वो बेचारा छुट्टी मांगे ना, तब बोलेंगे बंदे नहीं है, और वैसे बोलेंगे तेरी औकात क्या है। तो हम उस जवान की औकात के लिए लड़ रहे हैं, उसकी वर्दी की इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। और चाहे वो सेना हो या पैरामिलिट्री फोर्स, इसमें जो अधिकारियों के बीच और जवानों के बीच ये इस तरह की भावनाएं हैं, क्योंकि आज भी कुछ अधिकारी अंग्रेजी मानसिकता के हैं। उनको आज भी लगता है कि जो अंग्रेजों ने क्या है, हमारा चाहे आर्मी एक्ट हो चाहे पैरामिलिट्री एक्ट हो, वही अंग्रेजों के जमाने का ऐसे कैसे ट्रांसफर किया हुआ है। उस समय अंग्रेज अफसर और जवान भारतीय होते थे, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। वो जवानों को अपना गुलाम समझकर मन चाहे जैसा काम करवाते थे, और वो आज भी हो रहा है। अगर उसमें बदली हुआ है तो क्या हुआ है कि अंग्रेज काम करवाते थे लेकिन वेलफेयर भी जवानों को देते थे। लेकिन अब धीरे धीरे काम नहीं बदले, कुछ नाम बदल गए, और जो वेलफेयर थे धीरे धीरे वो कम हो गए। जवानों को जो पेंशन मिलती थी पहले, वो ज्यादा परसेंटेज के रेशो मिलता था। 70% जवान को पेंशन दी जाती थी, सर्विस जो लास्ट उसमें जाता था, क्योंकि वो कम सर्विस में चला जाता है। अधिकारियों की पेंशन कम थी, लेकिन उसको उठाकर धीरे धीरे जवान की कम और इनकी बढ़ा दी गई। सबको पता है ये चीजें। और काम जो उसकी वर्दी की गरिमा के अनुरूप उसको कराए जाते हैं, उस चीज के लिए मैं आवाज उठाता हूं। और मैंने उनको बता भी दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये सोशल मीडिया में डालना, ये डालना, तो हालांकि मेरी उन्होंने बात सुनी नहीं, क्योंकि वो कह रहे थे कि भाई हमने पूछताछ के लिए बताया, हम उसी विषय पर बात करेंगे। तो वो सिर्फ उसी वीडियो तक सीमित था उनका। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि ये मैं डायरेक्ट कोई सोशल मीडिया पर नहीं आया हूं। मैंने 2017 में इस चीज के लिए धरना दिया, 19 में धरना दिया, उसके बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट में भी डाला है। दिल्ली हाई कोर्ट में जो अग्निवीर की समस्या थी उसके लिए भी हम गए थे। और अभी ऑलरेडी एक और अधिकारी ने, बड़े अधिकारी ने, बीएसएफ के ने इस सिस्टम के खिलाफ चीजें डाली हुई हैं। लेकिन अब ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि अब इस केस को लेकर जो मेरे चैनल बैन हुआ है, और इन चीजों को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। आप सभी को पता है उसकी अगली सुनवाई 26 सितंबर 2025 की अभी तारीख दी हुई है। वो तारीख आगे बढ़ती है या पीछे होती है, अभी उसका कोई क्लियर नहीं। मैंने वकील साहब से बात किया था तो बोल रहे थे कि कुछ कारणों से आगे बढ़ाई है और 26 को शायद कंफर्म सुनवाई हो सकती है, लेकिन वो हमें 1 या 2 दिन पहले पता चलेगा। इनका जगह जगह सिर्फ और सिर्फ मकसद है या तो कोर्ट को ये दिखाना कि भाई इस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर है, ये ऐसे ऐसे बोलता है, ये हैबिचुअल ऑफेंडर मतलब आदतन अपराधी है, इस तरह का ये दिखाना चाहते हैं। क्यों?
क्योंकि सरकार ने अब इनसे जवाब मांगा है कि भाई आखिर सरकार को जरूरत क्या पड़ेगी, एक जवान का चैनल आपने बंद कर दिया। एक तरफ आप बोलते हो कि रविंद्र फौजी से कोई जुड़ा नहीं है, वो तो ऐसे ही बोलता है, उनकी बातों में दम नहीं है। जब हमारी बातों में दम नहीं है, हमारे में कोई मतलब ही नहीं, तो फिर आपको चैनल बनने की जरूरत, बैन करने की जरूरत क्यों पड़ी? आप ये जवाब दो कोर्ट को। ये कहते हैं कि भाई जवानों को भड़काना, एक जो आरोप था इनका कि जवानों को भड़काना, तो मैंने कभी भी किसी भी जवान को अगर कोई सरकारी ड्यूटी करने के लिए मना किया हो तो बताएं। कोई भी जवान आज तक मेरे हिसाब से ना तो कोई ऐसी समस्या मेरे पास आई, ना मेरे सर्विस के दौरान मैंने देखा कि कोई जवान सरकारी ड्यूटी के लिए मना करता हो। अगर जवान मना करता है, कुछ वॉलेंटियर जा रहे हैं, फिर मैं कह रहा हूं कि हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर जवान मना करता है तो किसी के घरेलू काम के लिए मना करता है और उसी के लिए कहते हैं कि आपको कोई जबरदस्ती करवाता है तो हमें बताओ भाई। हम फिर उस अधिकारी से बात भी करते हैं और बहुत से अधिकारी हैं, हमने कम से कम भी नहीं तो हजारों लोगों का ऐसा जिनको पहले इन चीजों पर पनिशमेंट होती थी, आप सबको पता है, किसी का पे फाइन, किसी की रेड एंट्री, किसी को बड़ा पैक ऐसे दिया जाता था। लेकिन हमने आवाज उठाई और खुद आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से 17-18 चीजों का लेटर आया हुआ है कि हाँ भाई जवान डॉग नहीं घुमाएगा, जवान स्टेशनों पर जो ट्रे घुमाते थे आते ही लो जी चाय दिखाते थे वर्दी वगैरह में, वो बंद हुआ। ऐसी बहुत सी चीजें बंद हुई हमारी आवाज उठाने से, और हम चाहते हैं सिर्फ वही चीजें बंद करना। हम ये नहीं कहते कि भाई जवान काम ना करें, वो काम करे जिस काम के लिए वो भर्ती हुआ है, जिस काम के लिए हमारी देश की जनता उनको अपने टैक्स के खून पसीने की कमाई उनको देती है कि वो देश की सुरक्षा करें, ना कि अधिकारियों की और उनके परिवारों की निजी सेवा में लगे। यहाँ तक कि पहले हमारे से आवाज उठाने से पहले हमारे हजारों सैनिक रिटायर्ड अधिकारियों के घरों में, उनके माँ बाप के पास, उनके सास ससुर के पास, उनके रिश्तेदारियों की शादी की पार्टियों तक में जवान जाते थे। मैंने खुद ने मेरी यूनिट में ये चीजें देखी हैं, और जिस चीज का मैंने सुप्रीम कोर्ट में किया था, लेकिन उस समय के जो जज साहब को क्या लगा, सरकार का प्रेशर रहा क्या रहा, और उन्होंने वो विड्रॉल करवा दिया, ये कह के कि अभी आप सेना में नहीं हो और आप आगे, आपको क्या लेना, कोई करंट बंदा लाओ। तो अभी मेरा चैनल खोलते ही मेरे पास करंट जवान हैं जो इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आएंगे। अभी तक मैंने एक चीज सोची थी कि ये लड़ाई धीरे धीरे हो सकता है, मेरी बातों से बोलते ना, कलम से ही ये लड़ाई ठीक हो जाए। हम किसी जवान को नहीं लाना चाहते थे। बहुत से जवान तैयार हुए हैं, बहुत से जवानों ने कहा मेरे को, लेकिन मैंने कहा कि नहीं भाई, अपने परिवार से बात करो, 15 साल पूरा कर लो, मत अंदर रहकर तुम करो। लेकिन अब कुछ एक जवान हैं जो इस सिस्टम के कारण तंग आकर नौकरी छोड़ रहे हैं, तो उनको मैंने कहा कि रुक जाओ, अभी कम से कम छोड़ने से पहले एक बार कोर्ट में जाकर बताओ तो सही क्यों छोड़ना चाहते हो। आप लेटर लिखते हो जी बीआरएस मैं इस कारण से नहीं करना चाहता, लेकिन उसको बाद में तब्दील करवा दिया जाता है, नहीं जाना है तो ऐसे लिख। तो ऐसे कुछ जवान हैं जिनको टॉर्चर या परेशान किया गया, इन पनिशमेंट दी गई, वो अब कोर्ट में आने के लिए तैयार हैं, और इस केस को भी मैं एक बार फिर से फाइल करूंगा मेरा वो चैनल खुलते ही, क्योंकि उस चैनल बंद होने की वजह से मेरी कनेक्टिविटी सबसे कट चुकी है। अब मैं खुद 2-3 जगहों से एफआईआर वगैरह और बार बार पुलिस को बुलाना, वो मेरे पे प्रेशर बनाकर एक तरह का डर दिखाकर या दबाव दिखाना चाहते हैं कि पेंशन बंद कर देंगे फलाना, जबकि मैं पहले कह चुका हूं कि मुझे मेरी पेंशन की, जेल जाने की या मरने की कहीं भी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि ये चीजें हम सोच कर चले हैं। भगत सिंह बनना आसान नहीं है, तो दिमाग में भगत सिंह की छवि और आंखों में सुभाष चंद्र बोस की लेकर ही चले हैं, ठीक है। तो डर तो हमारे में कहीं नहीं है, बस वो लड़ाई आगे कौन लड़ेगा उसको एक सुचारू रूप देने के लिए और जवानों के हक के लिए हमें जरूरत होती है हमेशा आपके सहयोग की। इन केसों को मैं फिर लेकर जाऊंगा चैनल खुलते ही, लेकिन जब तक चैनल नहीं खुल रहा है, हमारे साथियों तक ये आवाज नहीं पहुंच रही, तो मैं चाहता हूं कि इस आवाज को वहां तक शेयर करो। चैनल नहीं खुलेगा तो भी आज अगर जवानों में डर नहीं होता तो ये 16,000 जो लोग, जो 2-3 महीने में मैंने 16,000 लोग जोड़े हैं, 16,000 17,000 पहुंचने वाले हैं, लेकिन वो 8,70,000 साथी थे, वहां तक या तो आवाज नहीं पहुंच रही, या फिर एक डर पैदा हो गया कि यार रविंद्र फौजी को दबा दिया तो बाकी का क्या हुआ। तो अब ये आपको तय करना है कि आपको डरना है या अपने हक के लिए लड़ना है। अगर लड़ना है तो चैनल से जुड़ो और बाकी साथियों तक ये चैनल पहुंचाओ ताकि वो जुड़ेंगे,
क्योंकि वो सर्च करते हैं, मेरा पुराना चैनल आता है, वो दिखाते हैं कि भाई ये तो लीगल कंप्लेंट की वजह से भारत में बैन है, ये नया चैनल या तो वहां तक पहुंच रहा नहीं या लोगों में डर पैदा हो चुका है। अब इस चीज को निकालने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा वो चैनल खुल जाए। अब वहां मेरे को वकीलों की जरूरत, पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वहां इन सबको पता है कि बस एक जवान को तोड़ने के लिए 1-2 मुकदमे कर दो। बार बार वकीलों, जैसे कल ही गया था मैं, वकील साहब के पास फोन किया तो बोले भाई आ जाएंगे, किसी को भी भेजेंगे तो 5-10 हजार का खर्चा। अब रविंद्र फौजी ऐसे जगह जगह जाए, हर जगह वकीलों को 5-10 हजार देता रहे, चैनल के लिए भी फीस देता रहे, तो फिर अकेला मैं टाटा बिरला नहीं हूँ। इसीलिए आपको कहना चाहता हूँ कि हम ये जंग जीतेंगे, 100% जीतेंगे, आपको सबको अपना हक मिलेगा। और ये वर्दी को, जो वर्दी के ऊपर जो ये कुत्ता घुमाने वाला दाग है ना, सहायक प्रथा का, ये जरूर हटेगा। इसके लिए सहयोग। अब तुम चाहे बोलते हैं ना 100-500 रुपये आदमी महीने में कहीं भी खर्च कर देता है, लेकिन यहाँ देने के लिए पता नहीं क्या सोचता है। अगर दोगे तो आपकी नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, उनको तो कम से कम गुलामी नहीं झेलनी पड़ेगी। अगर सहयोग करना है तो मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है और ये मेरा बार कोड। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, आप सहयोग करोगे, हमारे पास बजट होगा तो चैनल भी खुलेगा, एक सहायक प्रथा का केस मैं और सोच रहा हूँ वो भी डलेगा, कुछ और चीजें हम जो करना चाहते हैं वो सब हो सकती है, लेकिन उन सब के लिए वही बात है कि बजट, और उसी बजट के कारण हम अकेले अकेले जाते हैं, नहीं लड़ पाते हैं, सहयोग इतना ही मिलता है तो टूट कर रह जाते हैं। मैं इतने लोगों की मैंने नौकरियां बचाई हैं, इतने लोगों से मैंने काम किया है, कभी किसी को इंडिविजुअल फोन करके नहीं कहा कि भाई सहयोग देने। तो ऐसे बहुत से बंदे हैं जो खुद फोन कर कहते हैं मेरे को कि सर बताओ, चाहे तो हम अपनी पूरी पेंशन दे देंगे आपके लिए। लेकिन रविंद्र फौजी एक आदमी की पेंशन लेकर लड़ेगा तो फिर बाकी लोग कब जगेंगे? किसी की पेंशन नहीं, हमें सबका सहयोग चाहिए। अगर आप सहयोग दोगे तो 50 बार चैनल को देखोगे, मेरे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सब्सक्राइब करो, क्यों आपका भी 500 रुपये महीने में या 100 रुपये भी महीने जा रहा है, तो आप जरूर महीने में देखोगे रविंद्र फौजी ने कुछ किया है इस महीने में। कहीं कोई दिक्कत आएगी तो आप हमारे पास भेजोगे, उस समस्या के लिए हम लड़ेंगे और एक सिस्टम बनाएंगे, और उस सिस्टम के लिए ही हमें पैसों की जरूरत है। ठीक है, जो उस केस में बिल इन्होंने कहा है, बहुत से ऐसे सवाल हैं जो कोर्ट तक, अभी जैसे जल्दी मैं बता रहा हूँ, जब सारी चीजें कोर्ट में जाएंगी तो आगे धीरे धीरे आपके पास आएंगे। नहीं तो भैया अकेला मैं किसी दिन जाऊंगा और उठा के बैठा देंगे, उसके बाद आपको पता ही नहीं चलेगा, न्यूज तो कुछ भी दिखा देगी कि ये है फलाना ढिकड़ा वो। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि वास्तव में ग्राउंड में ऐसी टीम हो जो हमारा हर जगह साथ दे सके, और जो ग्राउंड में नहीं आ सकता वो सहयोग करे, ग्राउंड में तो आ ही जाते हैं लोग फिर। ठीक है, बाकी वीडियो देखें और शेयर करें, आगे की अपडेट मैं देता रहूँगा। 26 को जो भी होगा केस का, मैं फिर कह रहा हूँ कि अकेले लड़ेंगे तो हम नहीं जीत पाएंगे, और ये हार और जीत आपकी या रविंद्र फौजी की नहीं है, या नत्था सिंह जत्था सिंह की नहीं है, यह हार जीत जवानों की हार जीत तय करेगी, जवानों के और अपने आने वाली पीढ़ियों के बच्चों के भविष्य को तय करेगी। मैं आ गया, लेकिन हो सकता है मेरा बच्चा या पोता कल जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे ही बच्चे जाएंगे, जवान में जवान के बच्चे ही जाएंगे, जेसीओज के बच्चे जाएंगे, आम आदमी गरीब किसान का बच्चा जाएगा। अधिकारियों के तो या तो भाई अधिकारी बन के जाएगा, नहीं तो किसी बिजनेस में चला जाएगा। नेताओं के बच्चे भी फौज में सिपाही में नहीं जाते हैं। तो जिनको लगता है कि कल मेरी पीढ़ी का कोई नौजवान सिपाही बनकर जा सकता है, वो हमारा साथ दें। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।